नमस्कार। नमस्कार। बिहार के दलितों के ऊपर हर वर्ग जाति समुदाय के लोगों ने शोषण, जुल्म और अत्याचार की सीमा को लांघ चुके थे। रणवीर सेना द्वारा इनके सारे मनोबल को तोड़ते हुए इन्हें इतना कमजोर बना दिया गया था कि ये दलित टूट चुके थे। बाकी की कोर कसर को कुर्मियों और जादवों ने भूमि सेना और लोरिक सेना बना करके पूरा किया। एक कहावत है, मरता सो क्या नहीं करता। इस स्थिति के साथ ही इन दलितों ने कमर कसा और जब उनको लगा कि अब हमारी इज्जत आबरू को बचाने के लिए हमें अपनी कुर्बानी की देना जरूरी है, तो जानिए कि बिहार में तब इसकी स्थिति कैसी बनी। जमींदारों की एक दवाई 6 इंच छोटा कर दो भाई। कहावत बना कि जमींदारों की एक दवाई 6 इंच छोटा कर दो भाई। भूमि सेना ने नारा दिया। यह न केवल उच्च जाति के जमींदारों की जातीय सेना थी जिन्होंने दलितों पर जाति आधारित अत्याचार किए, बल्कि कुर्मियों जैसी पिछड़ी जातियों की सेनाओं ने भी अत्याचार किया। बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित डुमरी नामक गांव में कुर्मी को जिले के अन्य गांवों की तरह ही प्रमुख जाति माना जाता था और कुर्मी जाति से संबंधित सभी घर भूमि के विशाल हिस्से के मालिक थे। यह भूमि सेना कुर्मी जमींदारों की एक जाति सेना के लिए यहां अपनी जड़ें मजबूत करने की स्वाभाविक जमीन थी। प्रमुख कुर्मी जमींदारों की हत्या से चिंतित होकर 1982 में पटना जिले के पुनपुर मसौढ़ी क्षेत्र में भूमि सेना का गठन किया गया और इसके गठन के तुरंत बाद यह डुमरी गांव में आ गया। कुर्मी जाति के सदस्यों में माओवादियों और दलित पुनरुत्थान के कुछ समर्थक भी थे। ये मुख्य रूप से गरीब कुर्मी थे जो अपने निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण डुमरी गांव में वंचित स्थिति में थे। भूमि सेना ने न केवल दलितों को बल्कि कुर्मी जाति के उन सदस्यों को भी निशाना बनाया जो कुर्मी जाति के प्रति सहानुभूति रखते थे और माओवादी आंदोलन का हिस्सा बना था। सेना ने न केवल कुर्मी परिवारों को अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षा राशि और समर्थन देने के लिए मजबूर किया, बल्कि समुदाय की प्रतिष्ठा और गौरव को बचाने के नाम पर कुर्मी युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का भी कोशिश किया। माओवादियों से लड़ने के लिए, समुदाय को लुभाने के लिए नारे लगाए गए। गांव में ब्राह्मणों की अनुपस्थिति और राजपूत और भूमिहारों की घरों की सीमित संख्या की उपस्थिति के कारण कुर्मी गांव में जाति पदानुक्रम में सबसे ऊपर थे। दलितों में चमार, दुसाद, मुजसहर, धोबी जैसी जातियां शामिल थीं। डोम इस पदानुक्रम में सबसे नीचे थे और डुमरी में वे जमींदार और मालिक कहते थे ने उन घर के सभी भेदभावपूर्ण प्रथाएं लागू कर दी जो उच्च जाति के जमींदारों ने बिहार के अन्य क्षेत्रों में दलितों पर करते थे। इसमें कुर्मी मालिक के गुजरने पर अपनी खाट से उठना भी शामिल है। यहां तक कि अपने घरों में भी इन्हें घड़ियां व सैंडल पहनने की अनुमति नहीं थी। ये बात कुर्मी की बात है जो नए जमींदार के रूप में कुर्मी पैदा हुए थे। इस गांव में कुर्मियों और दलितों के बीच संघर्ष के बावजूद कुछ कुर्मी युवा दलितों के प्रति सहानुभूति रखते थे और विडंबना यह है कि माओवादी पहली बार गांव में एक कुर्मी युवा को निमंत्रण पर आए थे जो सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य था और दलितों का हमदर्द था। कुर्मी जाति के कुछ जमींदारों ने यहां तक दावा किया कि गांव में माओवादियों का आगमन किसी प्रकार के उत्पीड़न के कारण नहीं बल्कि कुर्मियों के बीच गुटिया लड़ाई के कारण हुआ था। उन्होंने यह भी दावा किया कि गांव में माओवादियों को लाने का उद्देश्य प्रतिद्वंदी कुर्मियों से दूसरे समूह का वर्चस्व स्थापित करना था जो किसानों और मजदूरों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के खिलाफ थे। यहां संघर्ष का नेतृत्व मजदूर किसान संग्राम समिति जिसको MKSS नामक संगठन ने किया था जो CPIML पार्टी यूनिटी का अग्रणी संगठन है। अधिकांश दलित MKSS के तत्वाधान में संघर्ष में शामिल हुए और इसके अध्यक्ष डॉक्टर बिनियन उत्तर प्रदेश से थे। इनके उपाध्यक्ष जहानाबाद के ही कुर्मी जाति के एक थे। आम लोगों ने पार्टी यूनिटी और MKSS के बीच अंतर नहीं किया और उन्होंने दोनों समूहों को दर्शाने के लिए एक सामूहिक शब्द संगठन का इस्तेमाल किया। हालांकि दोनों समूहों की गतिविधियां और संरचना अलग अलग थी। मजदूर किसान भाई भाई नक्सली बीच में कहां से आई के नारे भी बुलंद किए गए।
पार्टी यूनिटी ने अपना स्वयं का सशस्त्र दस्ता बनाए रखा और इसकी सदस्यता ज्यादातर दलितों से प्राप्त की। सशस्त्र दस्ते का कमांडर राजू भाई नामक एक दलित था। डुमरी गांव में पार्टी यूनिटी का पहला सशस्त्र हस्तक्षेप 1981 में MKSS द्वारा आयोजित हड़ताल के समर्थन में हुआ था। MKSS ने सामंती व्यवस्था के खिलाफ असंतोष दिखाने अपने तरीके के रूप में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और जमींदारों की आर्थिक नाकेबंदी को प्राथमिकता दी। 1981 में दलित माओवादियों और कुर्मी जमींदारों के बीच जातीय संघर्ष देखा गया था, जब मुन्ना सिंह नामक एक कुर्मी जमींदार जो ईंट भट्ठा चलाता था ने अपने दलित मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने से इनकार कर दिया था। MKSS के बैनर तले दलित मजदूरों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के बीच भट्ठे को चालू रखने के लिए वह अपने बंदूकधारी और अन्य मजदूरों को लेकर आए। दलित प्रदर्शनकारियों ने नए श्रमिकों को भट्ठा चलाने से रोकने की कोशिश की, जिसके जवाब में बंदूकधारियों ने गोलियां चला दी। PU के सशस्त्र अर्थात पार्टी यूनिटी के सशस्त्र दस्तों ने भी दलितों के घरों से जवाबी कार्रवाई की और गोलीबारी शुरू हो गई। एक जमींदार की हत्या कर दी गई और माओवादियों ने उसका सिर पेड़ पर लटका दिया। इस लड़ाई में चयनात्मक विनाश की नीति अपनाई गई, जिसमें अधिकांश दमनकारी जमींदार एक के बाद एक मारे गए। यह विनाश की नीति थी, जिसके कारण भूमि सेना कुर्मी जमींदारों की जाति सेना का उदय हुआ था। 1982 के अंत तक भूमि सेना की जवाबी कार्रवाई और क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता के कारण माओवादी कमजोर पड़ गए। भूमि सेना ने कई दलितों और उससे सहानुभूति रखने वाले कुर्मियों को क्षेत्र छोड़ने और अन्यत्र पलायन करने के लिए मजबूर किया। माओवादी गुरिल्ला ने अब एक बार फिर से आर्थिक नाकेबंदी और चयनात्मक हत्या का सहारा लिया और कुछ ही समय में 16 जमींदारों की हत्या कर दी गई। 1984 तक कुर्मियों के अनाज के भंडार को जलाने की माओवादियों की रणनीति ने कुर्मियों के प्रतिरोध को तोड़ दिया। कुर्मियों ने संगठन के साथ इस लड़ाई को रोकने का संकल्प लिया और आत्मसमर्पण की शर्तें तय की। रविदास समुदाय के एक दलित नेता प्रदीप दास ने कुर्मी जमींदारों के आत्मसमर्पण का आयोजन किया, जिसके बाद वालों ने MKSS को लिखित पुष्टि दी कि वे इसके खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे और इसकी गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सुरेंद्र के नेतृत्व में सभी सामंती प्रथाओं और भेदभाव का अंत हुआ और गांव में कुर्मी प्रभुत्व के लिए चुनौती के रूप में एक दलित नेतृत्व उभरा। बिहार के मगधी क्षेत्र में यह देखा गया था कि जिन गांवों में केवल उच्च जातियों और दलित की आबादी थी, उनकी तुलना में विभिन्न समुदायों को मिश्रित आबादी वाले गांव में दलित के खिलाफ हिंसा की प्रवृत्ति अधिक थी। जिन गांवों में दलित आबादी की अच्छी संख्या के साथ कोई प्रमुख जाति हैं, वे दलित के साथ हिंसा और भूमि विवाद के प्रति समान रूप से संवेदनशील थे। और अब हम बात करते हैं 1977 के बेलछी नरसंहार के बारे में। बेलछी पटना जिले में स्थित एक गांव है और 1970 के दशक में कुर्मी यहां की प्रमुख जाति हुआ करती थी। गांव में उच्च जातियों की उपस्थिति नाम मात्र थी और उच्च जातियों के बीच शैक्षिक गतिशीलता भी नाम मात्र थी। अन्य जाति समूहों जैसे अनुसूचित जाति और मध्यम श्रेणी की जातियां के विपरीत, जिसमें कुर्मी शामिल थे, इस क्षेत्र को कुर्मिस्तान अर्थात कुर्मियों की भूमि के रूप में जाना जाता था और प्याज आलू की खेती उनके फलते फूलते व्यवसाय के परिणाम स्वरूप कुर्मी समुदाय के किसान कृषि भूमि पर पूर्ण एकाधिकार के साथ जमींदार बन गए थे, जिससे अतिरिक्त आय हुई। उन्हें क्षेत्र में अधिकांश कोल्ड स्टोरेज ट्रक और ईंट भट्ठे उनके स्वामित्व में थी और इंद्रदेव चौधरी, महावीर महतो और परशुराम धानुक जैसे सशस्त्र गैंगस्टरों के प्रभुत्व ने भी क्षेत्र पर कुर्मियों की प्रधानता को बढ़ाया। अनुसूचित जाति समूहों में से पासवान और मुसहर संख्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण थे। दलितों का नेतृत्व सिंहेश्वर पासवान ने किया, जिन्हें सिंघवा के नाम से भी जाना जाता था, जिन्हें कई खातों के अनुसार दलितों का शोषण पसंद नहीं था। उसके
उसके ऊपर एक हत्या के भी आरोप होने की खबर थी। सिंघवा ने महावीर महतो और कुर्मी प्रभुत्व को चुनौती दी और यह 1977 की घटना का मूल कारण बन गया, जिसने देश भर का ध्यान को आकर्षित किया। सिंघवा ने अपने दोस्तों और जाति के लोगों को लामबंद किया और कुर्मी जाति के कुलकों के सामने खुद को स्थापित किया, जिसके कारण कुलकों को धमकियां मिली, उसे चेतावनी दी गई और कुलकों ने उसमें संभावित खतरा देखते हुए उसे खत्म करने का फैसला किया। मई 1977 में इंद्रदेव चौधरी, महावीर महतो और परशुराम धानुक के नेतृत्व में एक गिरोह ने सिंघवा पर हमला किया। दुसाधों और मुसहरों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर पक्ष पर गोलीबारी की और उस पर पथराव किया। प्रारंभिक जीत से उत्साहित होकर उन्हें एक कदम आगे बढ़ना था, लेकिन जल्द ही महावीर के घर से एक और गिरोह उभरा और खुद को बचाने के लिए सिंघवा के छात्र रोहन महतो के घर की ओर भागे और खुद को अंदर बंद कर लिया। नरसंहार तब हुआ जब 3 गिरोहों के हथियार बंद लोगों ने छिपी हुई पार्टी को घर से बाहर निकाल दिया और 11 लोगों को गोली मार दी गई। कुर्मियों द्वारा तैयार की गई अंतिम संस्कार की चिता में उन सभी को जलाकर जो गवाह के रूप में पास खड़े थे। अरुण रंजन ने घटना की रिपोर्ट इस प्रकार से दी है और बताया है कि एक एक कर 50-60 लोग राइफलों से लैस होकर घर में घुस आए। सिंघवा सहित 11 लोगों को एक खुले मैदान में जुलूस के रूप में ले जाया गया। उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। कुर्मी परिवारों की महिलाएं और बच्चे चिता तैयार करने के लिए जलाऊ लकड़ी और घास इकट्ठा करने में इधर उधर भाग रहे थे और फिर 300 लोगों की आंखों के सामने ही 11 बंदियों में से हर एक को पहले गोली मार दी गई और आग में फेंक दिया गया। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि केस्टो सोनार दर्द से छटपटाता हुआ आग से बाहर कूद गया और एक महतो की गर्दन पकड़ ली। उस पर जबरदस्ती की गई और उसे एक बार फिर से आग में झोंक दिया गया। 14 साल का एक मासूम लड़का राजा राम बार बार चिता से कूदता था और उसे तुरंत वापस फिर आग में फेंक दिया जाता था। हत्यारा गिरोह शाम 5 बजे तक इंसानों के मांस को भूनता रहा। पुलिस के आने पर वे भाग गए। पासवान परिवार के 4 युवा सदस्यों और सोनार परिवार के 3 भाइयों को अग्नि के हवाले कर दिया गया। हत्याकांड के बाद अलग अलग राय सामने आई। भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जैसे कुछ लोगों के लिए यह एक जाति की दूसरी जाति पर सामंती प्रभुत्व का मुद्दा नहीं था, यह केवल 2 आपराधिक गिरोहों के बीच संघर्ष था। हालांकि अन्य लोग इस दृष्टिकोण पर विवाद करते हैं। इस घटना में मुख्य रूप से दलित जाति के लोगों की मौत हुई, लेकिन उनके साथ साथ सोनार जाति के कुछ पिछड़ी जाति के लोग भी मारे गए। कहा जाता है कि सिंघवा ने कुर्मी जमींदारों के अत्याचारी रवैयों के विरोध में अन्य जातियों के लोगों को भी संगठित किया था। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कई मौकों पर स्थानीय पुलिस बल के साथ मिली भगत थी। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कई मौके पर स्थानीय पुलिस बल के साथ मिली भगत थी। चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों में धांधली और कई मौके पर सड़कों जैसे बुनियादी ढांचों पर आभासी नियंत्रण भी कुर्मियों के लिए आम बात थी। सिंघवा को एक ब्राह्मण का भी समर्थन प्राप्त था, जिसे अतीत में कुमिस के क्रोध का सामना करना पड़ा था। 1981 में एक ब्राह्मण जिसकी पत्नी को गांव में कुर्मियों के नेता ने बेरहमी से पीटा था, इतना प्रसन्न हुआ कि उसने सिंघवा को पवित्र धागा देकर उसका सम्मान किया। 1980 पिपरा नरसंहार आपसे छुपा हुआ नहीं है। पिपरा 2.5 साल की अवधि के भीतर कुर्मियों द्वारा अछूतों पर किए गए बड़े पैमाने के नरसंहारों में से एक था। पिछला नरसंहार 1977 में बेलची और 1978 में विश्रामपुर में हुआ था। पिपरा बिहार में पटना जिले के पुनपुन डिवीजन में एक गांव था, अभी भी है। यह संघर्ष कुर्मी और चमार 2 समुदायों के बीच भूमि विवाद के कारण हुआ। ऐतिहासिक रूप से पिपरा गांव का स्वामित्व मुसलमानों के पास था, जो आजादी के बाद यह जगह छोड़कर चले गए थे। चमारों के अनुसार 1947 की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान जो मुसलमान गांव से जा रहे थे, उन्हें चमारों ने सुरक्षित शरण दी थी और बदले में मुसलमानों ने उन्हें 4 बीघे जमीन इनाम में दी थी। उनके अनुसार कुर्मियों ने विभिन्न तरीकों से गांव की सारी जमीन पर कब्जा कर लिया था और उनके समुदाय के पास जमीन का केवल एक छोटा सा टुकड़ा बचा था। इसके बाद के दौर में गांव में कुर्मियों की स्थिति भी मुसलमानों के खेतों में मजदूर से बदलकर मजदूर लगाने वाले जमींदारों की हो गई।
कुर्मियों ने अपनी ओर से दावा किया कि उन्होंने गांव छोड़ने वाले मुसलमानों से जमीन खरीदी थी। काफी देर तक गांव की स्थिति तनावपूर्ण रही। एक यौन घोटाला भी हुआ था जिसमें राधिका सिंह नामक कुर्मी जमींदार और एक चमार महिला शामिल थी। चमार इस पर क्रोधित थे। गांव में राजनीतिक चर्चा आसपास के क्षेत्रों में नक्सल संबंधित संघर्षों से भी प्रभावित हुई। चमारों ने कम वेतन के मुद्दे पर कुर्मियों के लिए काम करना भी बंद कर दिया था। नरसंहार से पहले किसान सुरक्षा संघ के भोला सिंह और देवनंदन सिंह नामक दो कुर्मी जमींदारों की दिसंबर 1979 और जनवरी 1980 में हत्या कर दी गई थी। गांव के कुर्मियों को इस घटना में चमारों को शामिल होने का संदेह था। 25-26 फरवरी 1980 की रात को सावधानी पूर्वक संगठित तरीके से कई गांवों के 500 कुर्मियों ने 2 चमार घरों पर हमला किया और 4 पुरुषों, 4 महिलाओं, 3 लड़कों और 3 लड़कियों को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों के शरीर के साथ साथ उनके घरों और मवेशियों को भी आग लगा दी गई। अगली सुबह पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले भीड़ गांव छोड़कर भाग चुकी थी। अब हम चर्चा करते हैं दलित नक्सल आंदोलन से पिछड़ी जातियों की भूमिका के बारे में। उत्तर भारत में विभिन्न जाति समूहों का व्यापक वर्गीकरण 3 श्रेणियों में आता है। उच्च जाति या अग्रणी जातियों जो कुछ बड़े जमींदारों का गठन करती थी, लेकिन उच्च जाति के अधिकांश भूस्वामियों के पास ऐसी जमीनें थी जो उन्हें मध्यम किसान श्रेणी के संबंध रखती थी। वास्तव में कुछ अपवादों को छोड़कर उनकी भूमि जोत, कोयरी, कुर्मी और यादवों के मध्यवर्ती जाति समूहों के समान थी। जातियों की एक अन्य श्रेणी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण को अंतर्गत आती है। इस प्रकार अधिकांश ऊंची जातियों की आर्थिक स्थिति इन पिछड़ों जातियों के मध्यम किसानों के समान ही थी। ग्रामीण स्तर पर जातियों के लिए जाति सबसे महत्वपूर्ण एकीकरण करता थी, क्योंकि मजदूरी दमन और अपनी जाति के कृषक परिवारों के लिए दलित श्रमिकों को काम पर रखने की किफायती बनाने के सवाल पर ऊंची जातियों की आम राय थी। इन सवालों पर ऊंची जाति के गरीब से गरीब परिवार भी अपनी जाति के समृद्ध परिवारों के साथ एकजुट हो गए। दूसरी ओर कई ओबीसी जिनके पास कोई जमीन नहीं थी ने सामाजिक स्तर पर उनके साथ ज्यादा बातचीत किए बिना खेतीहर मजदूरों के रूप में दलितों के साथ काम किया। हालांकि खेतीहर मजदूरों की मजदूरी और सामर्थ्य के सवाल पर पिछड़ी जातियों के कुछ जमींदार परिवारों की भी उच्च जाति के किसान परिवारों के साथ समान रुचि थी। पिछड़ी जातियों के इस वर्ग की शिकायत है कि माओवादियों के कारण खेती का काम शुरू करने के लिए सस्ते श्रम की उपलब्धता मुश्किल हो गई। लेकिन सबसे बढ़कर अंतर जातीय विवाह और उनके बीच सामाजिक संपर्क से संबंधित वर्जनाओं के कारण उच्च जाति और पिछड़ी जातियों का सामाजिक संपर्क और गठबंधन व्यवहार्य नहीं था। माओवादी मुख्य रूप से उच्च जाति के जमींदारों को दलितों और गरीबों का वर्ग शत्रु मानते थे। उन्होंने दलित समुदायों के साथ साथ पिछड़ी जातियों के भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को संगठित किया। हालांकि आजादी के बाद के वर्षों में हासिल की गई आर्थिक समृद्धि को देखते हुए पिछड़ी जातियों के कुछ अमीर किसान माओवाद विरोधी थे। माओवादी पिछड़ी जातियों को दलित और भूमिहीन मजदूरों के हितों के प्रति सहानुभूति रखने वाला समूह मानते थे। इसलिए माओवादियों ने दलितों के अलावा पिछड़ी जातियों से भी भर्ती की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट जिसका शीर्षक रिपोर्ट्स फ्रॉम द फ्लेमिंग फील्ड्स ऑफ बिहार है में दावा किया गया है कि सामाजिक पदानुक्रम में इन जातियों की स्थिति के कारण कोयरी जैसी मध्यम किसान जातियों के साथ एकता आसानी से विकसित होती है और ग्रामीण शक्ति के संबंध में उनकी स्थिति काफी अच्छी नहीं थी। ग्रामीण शक्ति यह पहचानता है कि मेहनती स्वभाव और भेदभाव अर्थात उच्च जाति के जमींदारों द्वारा और व्यापक डकैती दोनों से पीड़ित होना इन जातियों के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति आकर्षण का प्राथमिक कारण है। रिपोर्ट में यह भी बतलाया गया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर यादव भी वामपंथियों के अच्छे सहयोगी के रूप में काम करते हैं और अन्य। अब हम बात करेंगे कुर्मी किसानों से सीपीआई एमएल के अपील के बारे में, जिसमें उनकी अपील की गई थी, उनसे अपील गई थी। देखिए अपील के शब्द किस प्रकार से वर्णित है। प्रिय किसानों, कुर्मी जाति एक ईमानदार, मेहनत और बहादुर जाति के रूप में मानी जाती है। इसने काफी संख्या में प्रगतिशील व्यक्तियों और क्रांतिकारियों को जन्म दिया है। हमारी पार्टी के कई पूर्णकालिक कार्यकर्ता आपकी जाति से हैं।
आईपीएफ या किसान सभा जैसे लोकतांत्रिक संगठनों के महेंद्र सिंह, सच्चिदानंद सिंह और श्याम नारायण पटेल जैसे कई नेता और कैडर भी आपकी जाति से हैं। कुल मिलाकर आपकी जाति का पूरे समाज में बहुत सम्मान है। हमारी पार्टी पूरे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की दिशा में लोगों का नेतृत्व कर रही है और आप लोगों का एक अभिन्न अंग है। लेकिन कुछ लोग आपको हमारी पार्टी के बारे में गलत धारणा देकर हमारे बीच दरार पैदा करना चाहता है। हम स्वीकारते हैं कि हमने अतीत में कुछ गलतियां की थी, लेकिन हम उन्हें पहले ही सुधार चुके हैं। निसंदेह कुछ कमियां अभी भी हो सकती हैं और उन्हें इंगित करने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। लेकिन कृपया हमें करीब से जानें और गलत न समझें। हम आपके सर्वांगीण विकास के लिए लगातार संघर्षरत हैं। अब कुछ कट्टरपंथी प्रतिक्रियावादियों और उनके गुंडों ने, जो मुख्य रूप से कुर्मी जाति से आते हैं, भूमि सेना जैसे एक गिरोह बनाया है जो आपके अभाव और पिछड़ेपन को कायम रखने और आपके जीवन को नरक बनाने के लिए है। और कुछ लोग आपकी महान छवि को धूमिल करने के लिए आपकी पूरी जाति को इस कुख्यात गिरोह से जोड़ रहे हैं। इस भूमि सेना से लोगों के मन में कितनी जबरदस्त नफरत है ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। क्या आप इस सम्मान को बरकरार नहीं रखना चाहते हैं जो लोगों ने आपकी जाति के प्रति हमेशा दिखाया है? क्या आप आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नहीं होना चाहते? क्या आप पिछड़ेपन के इस बंधन से बाहर निकलना नहीं चाहते? निश्चित रूप से आप ऐसा चाहते हैं और इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि इस कुख्यात गिरोह को अलग थलग करें और नष्ट करें और यह बेहतर कल की ओर आगे बढ़ें और अपनी उचित आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ने में आप हमेशा हमारी पूरी मदद करेंगे और सहयोग करेंगे पर भरोसा रखते हैं। जरा सोचिए, इस गिरोह ने कितने प्रगतिशील व्यक्तियों को और क्रांतिकारियों की हत्या की है और जनता को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने प्रेमचंद सिन्हा, लाल बाबू सिंह और शारदा सिंह जैसे प्रिय जन नेताओं को आपसे छीन लिया। यह गिरोह वास्तव में पूरे समाज के लिए कलंक है और इसलिए इसे इस धरती से पूरी तरह से मिटाना जरूरी है। जहां तक हमारा सवाल है तो हम गिरीश सिंह, लल्लू सिंह, बेनी सिंह, जीवनलाल सिंह, विजय सिंह को ही भूमि सेना से जोड़ते हैं। वे इस क्षेत्र के मुख्य दुश्मन हैं और हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी अन्य ने गलती से खुद को इन तत्वों के साथ जोड़ लिया तो उसे तुरंत खुद को अलग कर लेना चाहिए। हम किसी और के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखते। हालांकि जनता, विशेषकर कुर्मी जाति के हित में हम इन तत्वों के साथ समझौता करने और यदि संभव हो तो रक्तपात से बचने के लिए तैयार हैं। 31 मार्च तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और उनके जवाब का इंतजार करेंगे। लेकिन अगर हमें 30 मार्च तक उनसे कोई जवाब नहीं मिलता है तो हम मान लेंगे कि वे कोई समझौता नहीं चाहते हैं। उन्हें कुर्मी किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं और वे उनके जीवन से खेलना चाहते हैं। इसके बाद हम 5 लोगों से इस गिरोह के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में जनता को लामबंद करने के लिए स्वतंत्र होंगे। कुर्मी जाति के किसान अन्य सभी जातियों के किसानों के साथ एकजुट हो जाएं। कोई भी जाति अलगाव में समृद्ध नहीं हो सकती। सभी जातियों के जमींदार एकजुट हो रहे हैं। आपको भी तुरंत कदम उठाना चाहिए। आपको प्रकाश और अंधकार के बीच चयन करना होगा। हमारी पार्टी भी आपकी पार्टी है और यह सदैव आपकी ही रहेगी। इसके बाद शुरू होता है लहू की क्रांति, जिसकी चर्चा हम दूसरी वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ घंटी की चित्र दबा करके अलर्ट हो जाइए ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं आपको उसकी सूचना मिले। वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।